हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का जो स्टार्ट किए थे, इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे कि इंडिया का कैसे कैसे प्रादेशिक स्थिति है, अवस्थिति उसकी। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो भारतीय स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ बाउंड्री टच करता है और कौन कौन से राज्य हैं इस संदर्भ में। आज हम उसका अगला कड़ी देखते हैं, खासतौर पर भारत का जलीय सीमा, मतलब भारत किस किस देश के साथ जलीय सीमा बनाती है। भारत का जलीय सीमा, इससे पहले जरूरी है हम लोग को कि थोड़ा जलीय स्थिति के बारे में देखना। खासतौर पे देखिएगा कि जो भारत या किसी भी देश के तट से दूरी जो होता है उसके आधार पर कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये आवश्यक है। इसके बाद ही हम लोग चर्चा करेंगे आगे का पार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक नाम सुने होंगे, IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, है ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में जिनेवा में हुई थी। और ये यूनाइटेड स्टेट का एक एजेंसी है जो समुद्री क्षेत्रों को बताती है कि किसका कितना क्षेत्र तक है। ये जो भी विवाद वगैरह होता है वो इसको देख रेख यही IMO करती है। अब IMO के अनुसार जो विभाजन किया गया है उसको देखिएगा तो जलीय सीमा को खासतौर पर 3 भागों में मोटे तौर पर बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है आपका प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा। इसके बाद दूसरा है आपका संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग लगभग सुने होंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EEZ, है ना। अगर देखा जाए तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी हम लोग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न भी बनते हैं। तो पहले देखिए कि है क्या। तो आइए इसके लिए हम मैप पर देखते हैं पहले, ठीक है। यह तटीय सीमा, किसी भी देश का तटीय सीमा होता है। और इस तटीय सीमा का देखिएगा, स्वाभाविक है कि ये निकला होगा आगे पीछे जो भी है। तो इन तटीय सीमा को मिलाने वाली जो सीधी काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग आधार रेखा कहते हैं। ये एक तरह से बिल्कुल सीधा सा सबको लेकर चला आधार रेखा कहते हैं। और इसी आधार रेखा के जो अंदर जो पाया जाता है जल, उसको हम लोग, ये पार्ट जो जल होगा यहाँ, इसे हम लोग कहेंगे आंतरिक जल। आंतरिक जल, तो ये कभी कभी वर्ड आप लोग सुनते होंगे, आंतरिक जल। तो आंतरिक जल क्या है? आधार रेखा के अंदर और तट के बीच जो जल पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक जल। अब आंतरिक जल के बाद जो ये बॉर्डर है आधार रेखा, इस आधार रेखा से 12 नॉट एंगल समुद्री मील की जो दूरी है, ये दोनों की दूरी, इसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा क्या है? आधार रेखा से लेकर 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र। और इस क्षेत्र को अन्य भी नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं क्षेत्रीय सागर भी कहा गया है। क्षेत्रीय सागर, और ये इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, कोई कहता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कह सकते हैं अधिकार होता है वह इस तटीय सीमा के देश के साथ होता है। ये पूर्णतः यहाँ अधिकार। इसके अलावा आधार रेखा से अगर देखा जाए तो 24 समुद्री मील, या फिर अगर कहा जाए कि प्रादेशिक जल सीमा से, तो वहां से आपका 12 समुद्री मील दूर एक और काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसका नाम दिया गया है संलग्न आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, संलग्न आर्थिक, ये देखिए लिखा हुआ है संलग्न आर्थिक क्षेत्र। यह, इसे हम लोग अविच्छिन्न मंडल भी कहते हैं। एक अन्य नाम भी इसका है अविच्छिन्न मंडल। ठीक है,
अविच्छन मंडल। और अविच्छन मंडल है क्या? तो संलग्न आर्थिक क्षेत्र को ही कहते हैं। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी है। इस क्षेत्र में जो तटीय सीमा देश है उनका साफ सफाई का अधिकार होता है, सीमा वसूल सकते हैं। अगर इस क्षेत्र से आप व्यापार करते हैं तो आपको उसके लिए सीमा शुल्क देना होगा। वित्तीय अधिकार जितने भी होते हैं ये सभी इस तटीय देश के साथ ही संलग्न होता है, जुड़ा होता है, इसलिए इसको संलग्न आर्थिक क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये आधार रेखा से लगभग 200 समुद्री मील तक, 200 नॉटिकल समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या यह कह सकते हैं कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो संलग्न आर्थिक क्षेत्र से लगभग आगे कितना, 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में देखिएगा खास तौर पे जो जुड़े होते हैं, इस क्षेत्र में जो भी प्राकृतिक संसाधन वगैरह होगा वो तटीय देश पर उस पर अधिकार होगा। किसी भी प्रकार का सामुद्रिक अगर जो भी ऑब्जर्वेशन करना है, उस पर कोई भी अगर रिसर्च करना है, उसका दोहन करना है, उसका प्रबंधन करना है, पर्यावरणीय जो भी इशू रहेगा, जो भी चीज़ें हैं वो तटीय देशों के साथ जुड़ा होता है, उस पर अधिकार होता है। और इन 200 नॉटिकल मील से हम आगे का जो क्षेत्र होता है वो सागर का उच्च सागर क्षेत्र कहलाता है, और ये फ्री होता है, ये इस पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये आपका कुछ बेसिक सा इम्पोर्टेंट था जो कभी कभी पूछता है, क्योंकि हम लोग विवाद वगैरह में खास तौर पे देखिएगा तो आएगा भी, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक विश्व में EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र किस देश का है? तो स्वाभाविक बात है आप लोग कनाडा या फिर अमेरिका वगैरह सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनकर बड़ा विश्वास नहीं होगा कि वो देश है फ्रांस। फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा EEZ है। कारण क्या है? तो फ्रांस के पास अभी भी कई ऐसे उपनिवेश हैं जिनका आर्थिक क्षेत्र अगर देखा जाए तो चूंकि उनका प्रतिनिधित्व, उनका अधिकार फ्रांस का उन द्वीपों पर, तो वो देश का जो भी EEZ होगा वो फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में ही आएगा। इसीलिए यह प्रश्न का आंसर होगा आपका फ्रांस। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम भारतीय संदर्भ में आते हैं कि भारत का जलीय पड़ोसी देश कौन कौन सा है ना? भारत का जलीय पड़ोसी देश, तो इसे हम जो जलीय पड़ोसी देश है उसको हम दो आधार पर बांटेंगे। दो आधार इसलिए कि एक बिल्कुल जलीय होगा जिसके साथ हम जलीय सीमा बनाते हैं, और एक ऐसा भी देश है जिसके साथ जलीय सीमा बनाते हैं और साथ ही साथ हम लोग उसके साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो एक हो गया स्थलीय जलीय सीमा वाला देश, इसके साथ जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। तो बिल्कुल जो जलीय सीमा का देश है उसके अंतर्गत अगर देखें तो मोटे तौर पर भारत का 3 देश के साथ संबंध है। श्रीलंका पहला है, दूसरा है इंडोनेशिया, और तीसरा देश है आपका मालदीव। बड़ा चर्चा में भी रहा होगा, अभी रहा है, याद होगा ही आपको, मालदीव जो अभी काफी चर्चा में रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं जलीय स्थलीय सीमा। तो इसके साथ जो देश हैं मोटे तौर पर देखा जाए तो आपके म्यांमार, बांग्लादेश, कुछ पाकिस्तान का भी क्षेत्र है, पाकिस्तान। तो ये ऐसे देश हैं जिनके साथ हम जलीय और स्थलीय सीमा दोनों साझा करते हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं भारत और श्रीलंका के संदर्भ में कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है। ऐसे जो भी खासतौर पे देखिएगा यहाँ जो करेंट इशू है जो, या फिर द्वीप विवाद वगैरह है, तो हम जैसे आइसलैंड में आएंगे प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत द्वीप समूह वो, और फिर एक स्पेशल मैप का भी आप लोग के साथ कुछ क्लासेस होगी, तो वो सब उसी में हम लोग लाएंगे। तो अभी हम देखते हैं, बात करते हैं पड़ोसी देश के साथ, खासतौर पे आपका श्रीलंका का साथ। ये देखिए श्रीलंका का मैप है,
मोटे तौर पर। और ये भारत का है। भारत में देखिएगा यहाँ पर ये जो द्वीप है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, ये द्वीप है, ये द्वीप की विशेषता बता देते हैं कि ये यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में यही है रामेश्वरम, जो लास्ट हमारा छोड़ पड़ता है। और ये लास्ट यहाँ पर जो पीछे सबसे है वो है पम्बन द्वीप, नाम सुने ही होंगे, पम्बन द्वीप। तो जो हम आगे चर्चा करेंगे, तो इस पे ये रहा। अब आते हैं इसमें सबसे पहले भारत और श्रीलंका के बीच। तो श्रीलंका स्थित कहाँ है? तो श्रीलंका हम लोग जानते हैं हिंद महासागर में, याद रखिएगा। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, उसके चारों ओर जल से घिरा हुआ है, तो द्वीपीय देश है। भारत और श्रीलंका का जो विभाजन होता है वो पाक जलडमरू मध्य में, देखिए ये पाक स्ट्रीट जो है, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, मेन तो विभाजन यहीं से है दोनों का। तो पाक स्ट्रीट जो है वह दोनों के जल सीमा का विभाजन करता है, ठीक है। इस पाक जल सीमा के बीच से ही यहाँ पर धनुष कोडी बना हुआ है, जिसको हम लोग जानते हैं अन्य नाम से भी कि आदम का पुल जिसको कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। तो ये दोनों का मध्य विभाजक है। इसके उत्तर में है पाक जल संधि और दक्षिण में आपका गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो ये दो भागों में विभाजित करते हैं। इसमें जो देखा जाए तो भारत का सबसे लास्ट जो हम बताए थे रामेश्वरम, रामेश्वरम के सबसे दक्षिणतम छोर पर ही स्थित है धनुषकोडी, यहीं पर है सबसे लास्ट में धनुषकोडी, सबसे छोटा द्वीप। और जो श्रीलंका का, ये देखिए श्रीलंका का जो पार्ट निकला है, तो सबसे उत्तरी छोर जिसका है, तो सबसे कहते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, जो इंडिया के बिल्कुल उसका पैरेलल में या सामने में जो होगा वह है आपका तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार। तो ये दोनों धनुषकोडी और तिलैया मन्नार, यही दो अलग अलग विभाजन करते हैं। और बीच में आपका है आदम का पुल, जिसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है, या ये भी पूछ सकता है कि आदम ब्रिज के नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा है। तो वहां से भी अगर पूछता है तो हम लोग जानते हैं कि इसके नॉर्थ में पाक जल डमरू मध्य, या फिर पाक जल संधि कह सकते हैं, पाक की खाड़ी कह सकते हैं, और दक्षिण में आपका गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो ये दोनों को भी हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है भारत और इंडोनेशिया, तो देखिएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में खासतौर पर कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार, फिर इस प्रकार जो आगे चर्चा करेंगे, तो ये ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट बिंदु, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास स्थित है ये। वहाँ से लेकर और सबसे दक्षिणी भाग जो है इंडोनेशिया देश है, इंडोनेशिया के कई सारे द्वीप हैं, जिसमें सबसे जो उत्तरी जो भारत के साथ जो सीमा का विभाजन होता है वहाँ सुमात्रा, तो सुमात्रा तो भारत का अंडमान निकोबार, अगर पूरा नाम दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा आइलैंड का नाम ही है अंडमान निकोबार। और निकोबार में भी अगर विभाजन करें तो ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार, सबसे लास्ट द्वीप, इसके और सुमात्रा के बीच विभाजन करता है, और उसका नाम है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ठीक है। अगर ग्रेट चैनल नहीं दे तो 6 डिग्री चैनल भी अगर दे, तो यहाँ गलती मत कीजिएगा, 6 डिग्री चैनल भी इसका एक अन्य नाम है, 6 डिग्री चैनल, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तीसरा जो हम देखते हैं कि देश में, वो हम देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है आपका भारत और मालदीव, भारत एवं मालदीव के बीच में। भारत और मालदीव के बीच में देखिएगा कि अभी जो बहुत ज्यादा विवाद का विषय में है, मालदीव जो क्षेत्र है वो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर खासतौर पर देखेंगे कि जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का वह है मिनिकॉय, और ये लक्षद्वीप का आखिरी द्वीप कहलाता है, लक्षद्वीप समूह का। तो मिनिकॉय और
अरब सागर, सॉरी अरब सागर, यहाँ पर आपका हो जाएगा नाम मालदीव, मालदीव, जैसे मालदीव, मालदीव भी कहा गया है, मालदीव, मालदीव। इन दोनों को जो विभाजन है वह आपका करता है 8 डिग्री एंगल, 8 डिग्री एंगल दोनों का विभाजन। इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच देखिएगा, जो हम लोग आगे बात चर्चा करेंगे कि भारत की बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है म्यांमार का जो क्षेत्र है, और भारत का जो उत्तरी अंडमान है, अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान, वहाँ और कोको द्वीप जो है वह आपका म्यांमार का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, जिसको अभी चाइना का भी कह सकते हैं अधिकार है, या फिर कह सकते हैं कि चाइना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। खैर वो बात की बातें हम आगे चर्चा भी करेंगे इस पर। तो ये दोनों के बीच कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच भी एक जलविभाजक का काम करती है। तो ये कई सारे ऐसे यहाँ पर टॉपिक है जो खासतौर पे कौन कौन से नदी द्वीप विवाद वगैरह है, तो वो सब हम लोग चर्चा करके यहाँ पर देखेंगे अगला क्लास। तो ये रहा हम लोग का बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, मेन पार्ट अपना, वो है भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का जो मूल विषय है भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश को मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 5 भाग में बांटते हैं, में विभाजित करते हैं। कौन कौन है? तो पहला है आपका उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, सॉरी उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, या मध्य भारत का, या ऑब्लिक देकर उत्तर भारत का मैदान। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय समूह, तटीय समूह। और लास्ट है द्वीप समूह, द्वीप समूह। ये 5 भागों में बांटते हैं। आइए इसको मैप से देखते हैं। तो ये पूरा का जो पूरा रेंज है ये उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, पूरा पूरा नेपाल का है बॉर्डर, पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद जो हम लोग चर्चा किए थे कि मध्य का मैदान, मध्य भारत का या उत्तर भारत का। अब देखिए कई सारे किताब में आपको उत्तर भारत मिलेगा, तो कई सारे किताब में आपको मध्य भारत मिलेगा। ऐसा क्यों है? तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर भारत को हम 2 भागों में बांटें, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण का विभाजक कौन सा है? कि यहीं पर आपका विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत का उत्तरी भाग हम लोग नॉर्थ इंडिया, और इसके दक्षिण भाग को दक्षिण इंडिया के रूप में या दक्षिण भारत के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो मैदानी क्षेत्र है वो उत्तर भारत का क्षेत्र है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रादेशिक भारत का नीचे पार्ट है और उत्तर में है आपका पर्वतीय क्षेत्र। तो इन दोनों के बीच में अगर है तो वो है मैदानी क्षेत्र। इस लिहाज से हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि यह मध्य का मैदानी क्षेत्र है या मध्य भारत का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। आप विभाजन का आधार क्या मानते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो किताब में अगर ऐसा कभी देखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो है यहाँ ऐसे मध्य का
मैदान, इस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी करेंगे, है ना। ये देखिए, हालांकि इसके बाद में 2 ग्रुप में विभाजित करते हैं। ये देखिए पश्चिमी का जो क्षेत्र है इसको हम लोग मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। तो मैदानी भाग का ही कुछ भाग मरुस्थलीय रूप में है, लेकिन है तो मैदान का पार्ट। और ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये जलोढ़ का पार्ट है। तो ये है मैदानी क्षेत्र, इसलिए हम दोनों इसको विभाजित करके देखेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा ये जो भाग है वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भाग। फिर हम लोग जानते हैं कि इसी प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ पश्चिम और पूरब में ये रहेगा वेस्ट और ये ईस्ट, दोनों तरफ तटीय मैदान का निर्माण होता है। तटीय मैदान के निर्माण में भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। जैसे इस तरफ अगर देखा जाए, यहाँ के क्षेत्र देखिएगा तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, कुछ ऐसे नदियां बह के अपने साथ जलोढ़ का निर्माण करती है। तो कुछ क्षेत्र में पाए जाएंगे एक्चुअली वगैरह, लेकिन अधिकांशतः ये जो तटीय क्षेत्र है वो समुद्री लहरों द्वारा लाए गए निक्षेपों से जमा बना। तो ये भाग, जबकि पूर्वी भाग अगर देखें तो जो पश्चिमी घाट से जो नदियां बहती है वो अपने साथ जो भी जलोढ़ या निक्षेप लाती है, तो उसके साथ से ये निर्माण में और इसके साथ सागरीय लहरों के निर्माण का भी योगदान है। तो हम आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चौथा पार्ट रहा। 5वां पार्ट ये देखिए, यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये द्वीप समूह को हम लोग 5वें भाग के रूप में विभाजित करके देखेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वह है आपका स्टार्टिंग से उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, और यह प्रदेश को मोटे तौर पर हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका है ट्रांस हिमालय और दूसरा है आपका हिमालय। हिमालय देखिए, विभाजन का आधार सबसे अच्छी चीज है कि जो हिमालय है बना है वह इंडियन प्लेट का भाग है, जबकि ट्रांस हिमालय जो है इंडियन प्लेट का भाग है ही नहीं। वह देखिएगा खास तौर पे कि यूरेशियाई प्लेट का सबसे दक्षिणतम भाग पड़ता है। तो चूंकि अलग अलग है, संरचना एक साथ बाद में मिलके हो गई है, लेकिन निर्माण जो है वो अलग अलग किया गया है। इस आधार पर हम दोनों भाग में इसको बांट के देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखिएगा तो 3 मुख्य पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। और जबकि हिमालय क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ भी 3 प्रमुख महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जैसे बृहत हिमालय, इसी को भी हम लोग ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, या महान हिमालय जो भी हो, या एक अन्य नाम है हिमाद्री। ये रहा। दूसरा हम लोग जानते हैं कि इसी में है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसी का नाम है लघु हिमालय, या एक अन्य नाम है हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। तीसरा जो है आपका उसका नाम है शिवालिका, शिवालिका, या इसी का नाम है या बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। तो हिमालय को भी 3 भागों में विभाजित करके हम लोग देखेंगे। तो अब है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कैसे पेंजिया महादेश टूटी, उसके बाद भारत का संचलन हुआ उत्तर की ओर, कैसे टकराई यूरेशियाई प्लेट से, और कैसे ट्रांस हिमालय का और हिमालय की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में फिर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, उसकी विशेषता क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, रोचक बना रखना जरूरी है, तो इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में हम लोग देखते रहें। तो चलिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ करते हैं। ओके, थैंक यू।